24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव की शाम काठमांडू से दिल्ली आ रही एक सामान्य सी फ्लाइट, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो उड़ान भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक हाईजैक में बदलने वाली थी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 आसमान में थी और तभी 5 हथियारबंद आतंकियों ने अचानक खड़े होकर विमान पर कब्जा कर लिया। यात्रियों की चीखें, कीबिन क्रू की घबराहट और पायलट के सामने रखी एक ठंडी चेतावनी, विमान अब हमारे नियंत्रण में है। उसी वक्त दिल्ली में भारत सरकार के सबसे सुरक्षित कमरों में से एक क्राइसिस रूम की लाइटें जल चुकी थीं। फोन लगातार बज रहे थे, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स आ रही थीं और हर मिनट के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इस विमान में 170 से ज्यादा लोग थे और उनके परिवार पूरे देश में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे। लेकिन उस कमरे में मौजूद अधिकारियों को एक और डर सता रहा था। अगर सरकार आतंकियों की मांग मान लेती है तो ये सिर्फ एक विमान का मामला नहीं रहेगा, ये भारत की पूरी एंटी टेरर पॉलिसी को कमजोर कर सकता था। सबसे पहली खबर आई कि हाईजैकर्स विमान को लाहौर ले जाना चाहते हैं। पायलट बार बार ईंधन की कमी की बात कर रहा था और विमान आखिरकार अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। ये भारत के पास एक मौका था। दिल्ली के क्राइसिस रूम में अचानक हलचल तेज हो गई। कुछ अधिकारियों का मानना था कि यहीं पर विमान को घेरकर कमांडो ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन समस्या थी समय की। विमान रनवे पर खड़ा था, अंदर आतंकियों के हाथ में चाकू और हथियार थे और वे लगातार धमकी दे रहे थे कि अगर देरी हुई तो वे यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। कमरे में बैठे लोग जानते थे कि एक गलत फैसला 170 जिंदगियों की कीमत बन सकता है। और तभी एक और झटका लगा। अमृतसर में विमान को रोकने की कोशिशें असफल रहीं और हाईजैकर्स ने पायलट को उड़ान भरने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में विमान फिर आसमान में था और भारत के हाथ से सबसे बड़ा मौका निकल चुका था। अब दिल्ली के क्राइसिस रूम में सन्नाटा था, क्योंकि विमान भारत की सीमा से बाहर जा रहा था। लाहौर, फिर दुबई और आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर विमान उतरा। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण था और इसका मतलब था कि भारत के पास वहां कोई सीधा सैन्य विकल्प लगभग नहीं था। अब असली दबाव शुरू हुआ। हाईजैकर्स ने अपनी मांग रखी, भारत की जेलों में बंद खतरनाक आतंकियों को रिहा किया जाए। दिल्ली में बैठे अधिकारी जानते थे कि यह मांग मानना बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि जिन आतंकियों की रिहाई की बात हो रही थी उनमें से कुछ ऐसे थे जिनका नाम सुनकर ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती थीं। लेकिन दूसरी तरफ विमान के अंदर बैठे लोग थे। हर गुजरते दिन के साथ यात्रियों की हालत खराब हो रही थी। खाना कम था, डर बहुत ज्यादा था और परिवारों की बेचैनी पूरे देश में फैल चुकी थी। दिल्ली के क्राइसिस रूम में रात दिन बैठकें चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे किसी भी हालत में आतंकियों से समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ अधिकारी कह रहे थे अगर एक भी यात्री मारा गया तो देश का गुस्सा सरकार पर टूट पड़ेगा। इसी बीच एक दुखद खबर आई। एक यात्री रुपिन कात्याल आतंकियों की क्रूरता का शिकार हो चुके थे। ये खबर क्राइसिस रूम में बैठे लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। अब फैसला और भी मुश्किल हो चुका था। दिन बीतते गए और आखिरकार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी इतिहास में बहस का विषय है। 3 आतंकियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। जब यह फैसला क्राइसिस रूम में अंतिम रूप ले रहा था, उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि यह सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये एक ऐसी कीमत है जिसे भारत को आने वाले सालों तक याद रखना पड़ेगा। 31 दिसंबर 1999 आखिरकार यात्रियों को रिहा कर दिया गया। विमान से उतरते हुए लोगों के चेहरे पर राहत थी, लेकिन दिल्ली के क्राइसिस रूम में बैठे अधिकारियों के मन में एक भारी सवाल था। क्या 170 जिंदगियों को बचाने के लिए लिया गया ये फैसला भविष्य में और बड़े खतरों का दरवाजा खोल देगा? क्योंकि कभी-कभी एक देश को बचाने के लिए जो फैसले लिए जाते हैं, उनकी असली कीमत इतिहास बहुत बाद में बताता है।